हल्द्वानी की मीमांसा आर्य को महिला कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान किया गया है। मीमांसा का चुनाव इस पद पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य की संस्तुति के बाद हुआ है। जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट द्वारा मीमांसा को यह पदवी सौंपी गई है। आपको बता दें कि मीमांसा पूर्व में एमबीपीजी कॉलेज की छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुकी है। वे इस कॉलेज से चुनाव लड़ने वाली पहली छात्रा थी। छात्रा होने के बावजूद उसने विपक्षी खेमे को खासा मशक्कत करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि मीमांसा तब विजय नहीं पा सकी थी। मीमांसा हमेशा से छात्र हितों के लिए काम करते आई हैं और साथ ही वह एक समाज सेविका भी हैं। बता दें कि मीमांसा हमेशा ही लड़कियों की मदद के लिए प्रयासरत रहती हैं। नगर में सोमवार से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी घरों तक नहीं पहुंच रही थी। इसकी वजह मैजिक स्मार्ट सॉल्यूशन कंपनी में काम करने वाले चालक, परिचालक और सुपरवाइजर की हड़ताल थी। आपको बता दें कि कंपनी नगर निगम से कर्मचारी बोनस, भत्ते व ईएसआई समेत 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाना चाहती थी। आम जन के लिए खुशखबरी सामने आई है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल और बातचीत का दौर केवल 2 दिन चला। दूसरे दौर की वार्ता के बाद कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच मामला सुलझ गया है और साथ ही दोबारा डोर टू डोर कूड़ा उठाने के आदेश भी कर्मचारियों को मिल गए हैं। कर्मचारी संगठन ने 10 दिन के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित कर काम पर लौटने पर सहमति जताई है, जिसके बाद दोबारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करना शुरू हो गया है। हल्द्वानी के लाल डांट में महिला सशक्तिकरण के रूप में एक और कदम उठाया गया है। इस बार गिरिजा बुटीक एवं महिला विकास संस्था द्वारा लाल डांट तिराहे पर स्थित ग्राउंड में 15 दिवसीय शारदोत्सव का आयोजन किया गया है। लाल डांट रोड हल्द्वानी गुरुरानी कंपाउंड में यह प्रदर्शनी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को प्रदर्शनी का श्री गणेश किया गया। उद्घाटन करने के लिए मंडी विकास परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट यहाँ पहुंचे थे। बता दें कि प्रदर्शनी से आप ऊनी कपड़े, मसाले, दालें, मडुआ, मक्के का आटा, अचार, मुरब्बा आदि खरीद सकते हैं। यह सब उत्पाद प्रदर्शनी में शामिल महिलाओं द्वारा खुद ही बनाए गए हैं। गजराज बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को साकार करना होगा। हल्द्वानी में गौला की तरफ बसी बस्तियों में बुधवार को आग लग गई। जानकारी के अनुसार गौला नदी जवाहर नगर में 1 दर्जन झोपड़ियां आग में जल गईं। बताया जा रहा है कि आग सुबह तकरीबन 7:30 बजे लगी थी। बता दें कि यह आग कैसे लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में फिलहाल किसी की जान तो नहीं गई है, मगर आग लगने से करीब 12 झोपड़ियां राख हो गई हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस महकमा छानबीन में जुट गया है। वहीं इस घटना से भी आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के लोगों के नए साल के आते आते बिजली विभाग की ओर से झटका लग सकता है। उत्तराखंड में बिजली की दरें करीब 10% बढ़ सकती हैं। ऊर्जा निगम ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर अंतिम फैसला यूपीसीएल बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। अगर बोर्ड की ओर से प्रस्ताव में मोहर लग जाती है तो इसे मंजूरी के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग भेजा जाएगा। आयोग जन सुनवाई प्रक्रिया के बाद बिजली की नई दरों के बारे में जानकारी सामने आ पाएगी। बता दें कि हर साल नवंबर अंतिम सप्ताह तक प्रस्ताव भेजा जाता था, लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ। दरों पर मंथन के सिलसिले के लिए ही आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। आम जनता, उद्योगों, कॉमर्शियल समेत सभी पक्षों से आपत्ति सुझाव पर भी गौर किया जाएगा। इसके बाद मार्च अंतिम सप्ताह में नई बिजली दरों पर अंतिम मोहर लगेगी, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। उत्तराखंड रोडवेज बसों और किसान आंदोलन से जुड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रामपुर और मुरादाबाद में हाईवे पर किसानों के बैठे होने से एक बार फिर रोडवेज बस को रास्ता घूमकर तय करना पड़ा। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली रूट पर तकरीबन 30 बसें जाम में फंसी थी, जिसमें हल्द्वानी रोडवेज से निकली बसें भी शामिल थीं। जाम के कारण बसों को घूम कर आना पड़ा। यात्रियों को भी खासा निराशा हाथ लगी। ये सूचना मिलते ही हल्द्वानी बस अड्डे से करीब 5 घंटे तक बसों का संचालन रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार रामपुर और मुरादाबाद के बीच दलपतपुर टोल प्लाजा के पास ही प्रदर्शनकारी किसान रोड चौक करके बैठे हुए थे। इसके चलते दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, मेरठ आदि की बसें फंस गई। इसके अलावा जयपुर जाने वाली एक गाड़ी और बाकी जगह जाने वाली कम से कम 13 गाड़ियां हल्द्वानी रोडवेज में ही अटकी रह गईं। संचालन के आरएम यशपाल सिंह ने जानकारी दी और बताया कि हल्द्वानी से बसों का संचालन रोका गया था, मगर स्थगित नहीं हुआ था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हल्द्वानी और देहरादून आगमन पर उन्होंने राज्य सरकार और सीएम रावत पर काफी ताने मारे थे, जिसका जवाब दिल्ली भाजपा के युवा नेता रवि नेगी ने अपने ही अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को अधूरा छोड़कर उत्तराखंड की जनता से झूठे वादे कर रही है। हल्द्वानी और देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्रों में आपके नेता दौरे कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में विज्ञापनों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है और गंदगी का तोड़ अभी तक आप पार्टी नहीं निकाल पाई है। ये सरकारी हॉस्पिटलों का गुणगान उत्तराखंड में कर रहे हैं, लेकिन खुद का इलाज निजी हॉस्पिटल में कराते हैं। रवि नेगी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी, मैं आपकी विधानसभा से आता हूं और आप मेरे साथ कभी भी डिबेट कर सकते हैं। बता दें कि रवि नेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़े थे और उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। जो ये शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं,
आज एक झूठा शिक्षा मॉडल इन्होंने बनाया है दिल्ली में। पिछले 7 सालों में अगर कोई नया एक स्कूल बनाया हो तो मुझे ये बताएं, और पिछले 7 सालों में कोई नया कॉलेज इन्होंने खोला तो ये मुझे बताएं। आज दिल्ली में करीब 40,000 टीचरों के पद खाली पड़े हैं, जो अभी ये लोग उनमें भर्ती नहीं कर रहे। आज शिक्षक इतने परेशान हैं, उनको और काम दिया जा रहा है। उनको जो काम उनका मेन काम है पढ़ाने का, वो काम नहीं दिया था। उसके अलावा और इनसे काम कराए जाते हैं। आज सिर्फ स्कूल चमकाने से कुछ नहीं होता, स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सही होना चाहिए। आज 10वीं का रिजल्ट इनका हाल में अभी 60% इनका रिजल्ट गया। अगर ये शिक्षा मॉडल इनका दमदार होता तो एक मेरे जैसा साधारण आदमी जो एक मध्यम परिवार से आता है, उसने डिप्टी सीएम को टक्कर दे दी और मात्र 3,000 वोटों से घसीटते घसीटते डिप्टी सीएम साहब जीते। अगर शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा होता तो कई हजार से जीतते। और जिस स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, जब कोरोना काल चल रहा था, मनीष सिसोदिया को कोरोना हुआ और रात ही रात में ये सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, और जब इनको लगा कि सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है तो रात ही रात में मैक्स अस्पताल में भर्ती हो गई। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को भी उत्तराखंड में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह रही कि ठीक होने वालों का आंकड़ा पीड़ित होने वालों से ज्यादा रहा। कोरोना के 564 नए मामले सामने आए और 547 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण 8 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 87,940 हो गया है। वहीं 79,888 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड में अब तक 1447 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मामलों की संख्या 5507 है। उत्तराखंड सरकार ने राज्यवासियों को बहुत सुंदर तोहफा भेंट किया है। दरअसल सरकार द्वारा हरेला पर्व को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। आज जारी साल 2021 की सार्वजनिक अवकाश सूची में हरेला पर्व को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष 24 सार्वजनिक अवकाश व 18 निर्बंधित अवकाश हैं। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन पंकज पांडे ने सार्वजनिक अवकाशों की अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि काफी समय से उत्तराखंड वासी इस बात को उच्च स्तर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। हरेला एक ऐसा त्योहार है जो यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही हरेले जैसा लोक त्योहार लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। सेलिब्रिटी जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई में कोरोना के नियमों के खिलाफ चल रही एक लेट नाइट पार्टी से सुरेश रैना समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरेश रैना और गुरु रंधावा को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर बाद में बेल पर छोड़ दिया गया। सभी के खिलाफ कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को बाद में बेल पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सुरेश रैना और अन्य 33 आरोपियों के खिलाफ धारा 188, धारा 269, आईपीसी और एनएमडीए के प्रावधानों के तहत धारा 34 में मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा को मुंबई एयरपोर्ट के पास मुंबई ड्रैगन फ्लाई क्लब से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें जमानत मिल चुकी है। अभिनेत्री सुजैन खान भी इस पार्टी में शामिल थी। मुंबई पुलिस ने सूचना मिलने पर क्लब पर छापा मारा तो सुरेश रैना और गुरु रंधावा तो पकड़े गए, लेकिन बाकी सितारे यहां से भाग निकले।